मॉर्निंग एवरीवन। अभी तक वाले पॉइंट में कोई दिक्कत नहीं? अच्छा, अभी तक अपन ने जो बेसिक डिस्कस करा था उसका एक बार पूरा रिकैप ले लेते हैं। व्हाट एग्जैक्टली इज द मीनिंग ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग? इलीगल वे से पैसा रिसीव करना है, उसको लीगल फॉर्मेट में कन्वर्ट करने की कोशिश करना, यानी फाइनेंशियल सिस्टम में डालने की कोशिश करना इज योर मनी लॉन्ड्रिंग। अब मनी लॉन्ड्रिंग रोकने के लिए इंडिया में एक्ट बना हुआ है, दैट इज प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट ऑफ 2002। उससे पहले कुछ कमिटीज, कुछ यूनियंस बनी जिन्होंने रिकमेंडेशन दिए, जिसके बेसिस पे रिफाइन होते होते मनी लॉन्ड्रिंग के प्रोसेस के ऊपर अपन आए। इंडिया में मोस्टली जो एक्ट बना उसके रिकमेंडेशन अपन ने कौन सी कमिटी से लिए? FATF, दैट इज फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स, जिसका बेसिक काम क्या है? गाइडलाइंस प्रोवाइड करना, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स प्रोवाइड करना। कितनी कंट्रीज उसकी मेंबर है? 200 कंट्रीज उसकी मेंबर है। कितने बार मीटिंग होती है उनकी साल में? 3 बार। क्लियर? सो ये सारी चीजें अभी तक अपन ने पढ़ी थी। अब अपन जो आज से स्टार्ट करने वाले हैं दैट इज योर इंडियन इनिशिएटिव रिगार्डिंग कॉम्बैटिंग द मनी लॉन्ड्रिंग। इसमें सबसे पहले आपको बेसिक्स बताए जाएंगे, जिसमें अलग अलग कमिटीज से क्या क्या रिकमेंडेशन थे उसका पूरा रिकैप है एक बार वापस। तो जो अपन ने पहले पढ़ा वो कंसाइज्ड फॉर्म में यहाँ पर वापस अपन को बताया जाएगा। कुछ चीजें अपन ने चेंज करी अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन ऑफ आर कंट्री। अब होने ये लग गया, जो प्रॉब्लम आई उसको भी अपन एक बेसिक तरीके से समझ लेते हैं। जब मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट इंडिया में आया, कोई भी एक्ट इंडिया में आता है प्रॉब्लम ये हो जाती है उसको डिफाइन करना बड़ा मुश्किल हो जाता है, एंड ये डिसाइड करना कि क्या एक्चुअल में मनी लॉन्ड्रिंग है और क्या चीज नहीं है, क्योंकि अथॉरिटीज के लिए भी वो चीज नहीं है, लोगों के लिए भी वो चीज नहीं है। अब लोग कुछ काम जो पुराने समय से करते आ रहे थे, सडनली उसको आपने क्लासिफाई कर दिया अगर मनी लॉन्ड्रिंग के अंदर, तो उनको भी प्रॉब्लम आएगी और वो लोग भी अपोज करेंगे। सो काफी सारी पिटिशंस इनिशियली सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच गई कि मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के कुछ चेंजेस करने चाहिए। जितना स्ट्रिक्टली वो बनाया गया है या जितना स्ट्रिक्टली उसका इंप्लीमेंटेशन लिखा गया है, अगर उतना स्ट्रिक्टली होने लग गया तो हमारी पर्सनल राइट्स जो हमको मिली गई है बाय द कॉन्स्टिट्यूशन उसका इंफ्रिंजमेंट हो रहा है। तो ये चीज इतने स्ट्रिक्टली इंप्लीमेंट नहीं की जानी चाहिए। क्लियर? जैसा अपन ने एग्जांपल एक क्लास में डिस्कस भी किया था, आज की तारीख में क्योंकि एआई एल्गोरिथम्स आ गए, तो बैंकिंग में वो लोग आप वो चीजें आप यूज करने लग गए, तो हर जगह एक रेड फ्लैग आ जाता है अगर एक स्पेसिफाइड अमाउंट, नंबर ऑफ अमाउंट से ज्यादा ट्रांजेक्शन अगर आप कर लेते हैं। तो वो सारी चीजें भी अब की तारीख में मनी लॉन्ड्रिंग के अंदर चली गई। तो होने ये लग गया कि जो ऑनेस्ट कस्टमर्स हैं उनको भी प्रॉब्लम आने लग गई ड्यू टू सर्टेन इंप्लीमेंटेशन, सर्टेन पार्ट ऑफ इंप्लीमेंटेशन ऑफ द एक्ट। अब ये प्रॉब्लम क्योंकि जनरल बैंकिंग सिस्टम में आने लग गई, अब ओवर द पीरियड ऑफ टाइम ये इश्यूज भी गवर्नमेंट के पास जाने वाले हैं कि इसको अपडेट करना चाहिए, कुछ स्पेसिफाइड क्राइटेरिया होना चाहिए जिसके बेसिस पे आप मनी लॉन्ड्रिंग वाले केस में फ्लैग करें इस चीज को। क्लियर? सो ये सारी चीजें अपन को बताई जाएगी। सबसे पहले मीनिंग आपको बताया गया, मनी लॉन्ड्रिंग पोजेज अ सीरियस थ्रेट टू द फाइनेंशियल सिस्टम, सोशल ऑर्डर एंड नेशनल इंटीग्रिटी। अर्लियर इंडिया हैड फ्रेगमेंटेड लॉज, यानी इंडिया में अलग अलग लॉज बटे हुए थे, उसको आपने कंसाइज करके कंसोलिडेट करके स्पेसिफिकली मनी लॉन्ड्रिंग के लिए अब एक एक्ट बना लिया, which were insufficient to tackle money laundering effectively. Hence, there was an urgent need for comprehensive legislation to prevent money laundering, confiscate proceeds of crime. ये अपन को कॉमन हर कमिटी के अंदर मिला है कि एक तो मनी लॉन्ड्रिंग के सोर्स से रोकना, अगर सोर्स से जनरेट हो गया है तो जो भी चीजें जनरेट हुई है, चाहे आपने उसकी वजह से कोई एसेट्स भी एक्वायर करें, उन एसेट्स को सीज करना, कॉन्फिस्केट करना, अथॉरिटीज की पावर के अंदर लेकर आना। मैंडेट रिपोर्ट ऑफ सस्पिशियस ट्रांजेक्शन, स्टैब्लिश्ड स्पेशलाइज्ड अथॉरिटीज एंड मैकेनिज्म्स। अपन ने देखा था अलग अलग कमिटीज में पहले भी रिकमेंडेशन दिए गए थे कि अलग से टास्क फोर्स बनाई जानी चाहिए जिनका काम यही है आपस में इंटीग्रेट होकर कंट्री साथ में काम करें। अब प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट इंट्रोड्यूस्ड इन पार्लियामेंट ऑन 4th August 1998, referred to the Standing Committee on Finance, which submitted the report on 4th March 1999, passed in the Parliament in October 1999, presidential assent on 17th January 2003, एंड 1st जुलाई 2005 से वो इफेक्ट के अंदर आ गया। नोटिफिकेशन बेसिकली अपन कह सकते हैं ऑफिशियल गेजेट में। तो पूरा प्रोसेस ऑफ लॉ मेकिंग डेट्स के साथ आपको यहाँ पर बताया गया। पहले बिल प्रेजेंट होता है, लोकसभा में पास होता है, फिर राज्यसभा में जाएगा, फिर प्रेसिडेंट का अप्रूवल, फिर नोटिफिकेशन। Objectives: to prevent money laundering, confiscates and attach the proceeds of crime,
टू पनिश द पर्सन्स इन्वॉल्व्ड इन मनी लॉन्ड्रिंग, ये ऑलमोस्ट सेम है जो अपन पुरानी अथॉरिटीज के अंदर पढ़ के आए। टू स्टैब्लिश अथॉरिटीज एंड अपीलेट मैकेनिज्म्स फॉर इफेक्टिव इन्फोर्समेंट, टू फुलफिल इंडियाज इंटरनेशनल ऑब्लिगेशन इन कॉम्बैटिंग मनी लॉन्ड्रिंग, क्योंकि इंडिया भी मेंबर था FATF का। नाउ रेगुलेटरी फ्रेमवर्क एक्ट इज डिवाइडेड इनटू 10 चैप्टर, 75 सेक्शन, 1 शेड्यूल। अब इसमें जो केस लॉ आया दैट इज निकेश ताराचंद शाह वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। अब इस केस के अंदर यही चीज हुई जैसा अपन ने डिस्कस करा, यहां पर सुप्रीम कोर्ट के पास एक पिटीशन गई गाइडिंग कि इसके अंदर प्रोविजंस बहुत स्ट्रिक्ट है, बेल का प्रोविजन बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट है, जिस वजह से पर्सनल इन्फ्रिंजमेंट ऑफ राइट्स, जो आपका राइट टू फ्रीडम है, वो हो रहा है। तो गवर्नमेंट ने इसके कुछ क्लॉजेस को रिफाइन करा एंड बेल की टर्म्स को कंपेरेटिवली इजी करा एंड डिफाइन कर दिया कौन से क्राइम के लिए कौन सी सजा दी जाएगी। सो ये सारी चीजें जैसा अपन ने इनिशियली भी डिस्कस करा आज की क्लास में कि ओवर द पीरियड ऑफ टाइम लॉ रिफाइन होता गया एंड उसका इंप्लीमेंटेशन इंडिया में आप लोग करते गए। Supreme Court held that money laundering is a serious economic offense. It has deep-rooted impact on the financial system and the act is necessary to measure to combat its serious threat. अब स्टेटमेंट एंड ऑब्जेक्ट्स एंड रीजंस कि मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट इंडिया में क्यों लगाया गया, उसके रीजंस आपको बताए गए। इसमें सारी की सारी चीजें आपको वही मिलेगी जो अपन ऊपर पढ़ के आ चुके हैं, सारी की सारी कमिटीज के काम एक शॉर्ट कंसाइज्ड फॉर्म में। सबसे पहला UN कन्वेंशन अगेंस्ट इलीगल ट्रैफिक इन नार्कोटिक ड्रग्स एंड साइकोट्रॉपिक सब्सटेंसेस 1988, ये कौन सा वाला था? 1988 जो ड्रग ट्रैफिकिंग से रिलेटेड था आपका, क्लियर? द यूनाइटेड कन्वेंशन अगेंस्ट इलिसिट ट्रैफिक इन नार्कोटिक ड्रग्स एंड साइकोट्रॉपिक सब्सटेंसेस 1988 calls for prevention of money laundering of the proceeds of drug crimes. Emphasis confiscation of proceeds derived from such offences. India is a party to this convention. Then आपका आ गया बेसल स्टेटमेंट, इसके अंदर क्या था? मेजर फोकस किसके ऊपर था? बैंकिंग के रूल्स रेगुलेशन को स्ट्रिक्ट बनाना, उसको स्टैंडर्डाइज करना ताकि कहीं पे भी मनी लॉन्ड्रिंग का पैसा आ रहा है तो उसकी रिपोर्टिंग प्रॉपर तरीके से हो सके। लेट डाउन बेसिक प्रिंसिपल एंड प्रोसीजर्स टू बी फॉलोड बाय बैंक aimed at assisting law enforcement agencies in tackling money laundering, ये 1989 आ गया आपका। देन आ गया आपका फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स, अगेन ये सबसे इंपॉर्टेंट प्रोविजन जो अपन कह सकते हैं जिसमें आपने सारी चीजें इंक्लूड कर दी, चाहे वो बैंकिंग से रिलेटेड हो चाहे वो प्रोसीड्स ऑफ क्राइम से रिलेटेड हो, सब चीजों को इंक्लूड कर दिया आपने। पेरिस में हुआ था, मेन आपकी चीजें हो गई 40 रिकमेंडेशन फॉर्मिंग द फाउंडेशन फॉर कॉम्प्रिहेंसिव एंटी मनी लॉन्ड्रिंग लेजिस्लेशन। Important recommendations include declaration of money laundering from serious crimes as criminal offense, disclosure of reporting transaction by financial institution, confiscation of the proceeds of crime, declaration of money laundering as an extraditable offense, यानी extradite किया जा सकता है, दूसरी जगह से आपको बुलाया भी जा सकता है, promotion of international cooperation in investigation of money laundering cases. Next, UN Political Declaration and Global Program of Action 1990 urged member states to prevent misuse of financial institution for laundering drug related money, enact appropriate legislation to prevent such laundering. तो बेसिकली ये सारी चीजें आपकी जो पुरानी आपने पढ़ी वो सारे के सारे फ्रेमवर्क के बेसिस पे आपने बनाया। अब इंडियन लेजिस्लेशन की जरूरत आपको क्यों पड़ी? इंडिया मोस्टली हर कमेटी के अंदर एक सिग्नेटरी था, उसका एक मेंबर था। अब होने ये लग गया आप जनरल प्रिंसिपल्स तो फॉलो करने लग गए बट आपकी कंट्री के अकॉर्डिंग आपके पास कोई स्टैंडर्डाइज्ड प्रोसीजर नहीं था, क्लियर? तो होने ये लग गया कि जो लोग मनी लॉन्ड्रिंग में इन्वॉल्व भी थे उनको एक फायदा मिलने लग गया क्योंकि इंडिया के लॉज रूल्स रेगुलेशन स्पेसिफिकली इसके लिए डिजाइंड नहीं किए गए थे। एंड किसी को भी बचने का सबसे इजी तरीका है लॉ को मोल्ड करना। सो कहीं डिफाइंड नहीं था मनी लॉन्ड्रिंग, तो आप किसको मनी लॉन्ड्रिंग के अंदर इंक्लूड करोगे किसको नहीं करोगे, वो कहीं पे भी क्लैरिटी नहीं थी। एंड जो भी लोग इसमें थे भी इन्वॉल्व वो बच जाते थे साइटिंग अ रीजन की कहीं पे भी डेफिनेशन के अंदर मेंशन नहीं है। तो इस वजह से आपको इंडिया के स्पेसिफिक रूल्स रेगुलेशन बनाने पड़े। Despite existing laws, there was no comprehensive legislation to prevent, confiscate, and establish coordinating agencies and enforcement mechanism. Therefore, Prevention of Money Laundering Bill
1998 was introduced in Lok Sabha on 4th August. अब स्टैंडिंग कमेटी को सबमिट किया गया था, उनके रिकमेंडेशंस क्या क्या थे? इन व्यू ऑफ द अर्जेंट नीड फॉर द इनैक्टमेंट ऑफ अ कॉम्प्रिहेंसिव लेजिस्लेशन inter alia for preventing money laundering and connected activity, confiscation of proceed of crime, setting up of agency. So basically इंडियन मनी लॉन्ड्रिंग के अंदर आपने तीन चीजें इंक्लूड करी, एक तो मनी लॉन्ड्रिंग की प्रिवेंशन, दूसरा कन्फेसिकेशन, और तीसरा अगर कोई भी एजेंसीज को आपको सेटअप करना है तो वो सेटअप करना. सो बेसिक इंडियन रूल्स के हिसाब से भी आपने तीन चीजें कर ली, एक तो मनी लॉन्ड्रिंग को डिफाइन करना, प्रोसीड्स ऑफ क्राइम को कन्फेसिकेट करना, एंड एजेंसीज को स्टैब्लिश करना मॉनिटरिंग के लिए. क्लियर? सो बेसिक तीन फंडामेंटल के बेसिस पे आपने इस चीज को स्टैब्लिश करा. एजेंसीज एंड मैकेनिज्म फॉर कोऑर्डिनेटिंग मेजर्स फॉर कंबैटिंग मनी लॉन्ड्रिंग, द प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग, ये सारी डिटेल्स वापस आपकी सेम आ गई. अब इसके अंदर आपने क्या क्या चीजें करी? द एक्सप्रेशंस बैंकिंग कंपनी एंड पर्सन्स में भी डिफाइंड, क्लैरिफाई करने के लिए कि बैंकिंग कंपनीज के अंदर आप क्या क्या चीजों को इंक्लूड करोगे, क्योंकि एनबीएफसीज भी आने लग गई, आपके कोऑपरेटिव बैंक्स भी आने लग गए, अदर एजेंसीज भी, फाइनेंस कंपनीज भी आने लग गई, तो क्या वो इंक्लूड की जाएगी या नहीं की जाएगी? बेसिक डिफरेंस आपका एनबीएफसी, फाइनेंस कंपनीज और बैंक्स में क्या होता है? यानी डिपॉजिट्स वो लोग एक्सेप्ट नहीं करते जनरल पब्लिक से, उनके प्राइवेट सोर्सेज ऑफ फंड्स होते हैं, एंड वो लोग पैसा एडवांस करते हैं आपको, उनका रेट ऑफ इंटरेस्ट भी कंपेरेटिवली ज्यादा होता है. क्लियर? अब होने ये लग गया, एनबीएफसी खुल गई, उनमें पैसा आने कहां से लग गया? एजेंसीज के थ्रू या अदर अथॉरिटीज के थ्रू, या अपन कह सकते हैं इंडिविजुअल्स के थ्रू, जो प्रोसीड्स ऑफ क्राइम था, एंड वो यूटिलाइज किस तरीके से होने लग गया? लोनिंग पर्पस के लिए. सो एक बार आपने लोन दे दिया तो पूरा पैसा स्ट्रक्चर्ड फॉर्म में थ्रू गया, यानी आपके बैंक अकाउंट में लोन अमाउंट ट्रांसफर की जाएगी, एंड वापस आप ईएमआई के थ्रू रीपे कैसे करेंगे? बैंकिंग सेक्टर के थ्रू. सो वो पैसा क्या हो गया? लेयरिंग में आ गया. क्लियर? सो ये सारी चीजें होने लग गई, इसलिए आपने बैंकिंग कंपनी और पर्सन की डेफिनेशन को डिफाइन करा. In part 1 of the schedule under the Indian Penal Code, the offence of section 477A related to falsification of accounts should be omitted. The word knowingly, अब knowingly क्यों इंसर्ट करा आपने? जानबूझ के अगर अनइंटेंशनली कोई ऐसा ट्रांजेक्शन में आप एंटर कर दिया, अपन ने एग्जांपल लिया, अभी साइबर फ्रॉड खूब सारे होने लग गए. आप किसी जेन्युइन पर्सन से, फॉर एग्जांपल एक प्रैक्टिकल सिनेरियो बताता हूं जो मेरे साथ भी हुआ. मेरा ऑफिस स्टाफ है जो काफी समय से मेरे साथ जुड़ा हुआ है, पिछले 10-12 साल से. उसका एक बार एक्सीडेंट हो गया. क्लियर? अब उसका एक्सीडेंट हो गया तो उसके ट्रीटमेंट के लिए मैंने उसको कैश में पैसा दिया. फाइन, कोई प्रॉब्लम नहीं है. अब कुछ समय बाद उसने पैसा वापस रीपे करने के लिए एक साथ पैसा इकट्ठा किया, और उसने बोला कि सर मैं आपको आपके अकाउंट में पैसा ट्रांसफर करवा देता हूं मेरे भाई के अकाउंट से. कुछ गलत नहीं है, मनी लॉन्ड्रिंग कहीं पे भी इन्वॉल्व नहीं है. अब हुआ ये, पैसा ट्रांसफर करवाया उसके भाई के अकाउंट से, मेरा अकाउंट ब्लॉक हो गया साइबर फ्रॉड के केस में. क्लियर? अब मैंने पैसे किससे रिसीव किए? मेरे स्टाफ के भाई से. मैंने कुछ साइबर फ्रॉड करा? नहीं करा. उसने कुछ साइबर फ्रॉड करा? मुझे नहीं पता. अब उससे पूछने में पता चला वो आपके किसी शोरूम में काम करता है, सेकेंड हैंड गाड़ी के शोरूम में काम करता है. उसके पास कोई कस्टमर आया एंड उसने पैसा ट्रांसफर करा उस पर्टिकुलर पर्सन के अकाउंट में, वो पैसा जो उसने रिसीव किया वो उसने किसके खाते में ट्रांसफर कर दिया? मेरे अकाउंट में. अब साइबर फ्रॉड करा किसने था? वो जो गाड़ी लेने आया था उसने नोइंगली ट्रांसफर करा मेरे स्टाफ के भाई को, एंड मेरे स्टाफ के भाई ने मुझे अननोइंगली, मतलब उसको नहीं पता था कि इसकी ट्रेल क्या है या इसमें गलती क्या है, उसने मुझे पैसा ट्रांसफर कर दिया. अब अगर इस तरीके से आप सारी ट्रेल को इकट्ठा करके पकड़ने लग जाओ तो कोई बचेगा ही नहीं. तो इसीलिए आपने एक कंसेप्ट मनी लॉन्ड्रिंग के अंदर भी क्या डाल दिया? नोइंगली. आपने कॉन्ट्रैक्ट के अंदर एक चीज पढ़ी होगी ना, फ्रॉड. फ्रॉड का मतलब क्या होता है? नहीं, पर बेसिक डेफिनेशन के अंदर क्या आता है, इंपॉर्टेंट चीज क्या आती है फ्रॉड कंसिस्ट करने के लिए? इंटेंशन टू डिसीव.
यानी आपकी नियत धोखा देने की होनी चाहिए, तभी वो फ्रॉड माना जाएगा। नियत नहीं है तो वो क्या है, मिसरिप्रेजेंटेशन। यही फर्क था। तो इन द सेम वे यहां पर आपने क्या टर्म को इंक्लूड कर दिया, नोइंगली। नेक्स्ट, the banking company, financial institution and intermediary should be required to furnish information to the director instead of commissioner of income tax। कहीं पे भी अगर आपको ऐसा लगता है तो सारे रिटर्न्स रिपोर्ट्स आप सब फर्निश करेंगे। द रीजन बीइंग इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के साथ कोऑर्डिनेट करने का, कि एक बैंक में खाता खुला हुआ है, इनकम टैक्स रिटर्न वो लोग भर नहीं रहे एंड उस खाते में करोड़ों रुपए आ रहे हैं, तो ऑब्वियसली वो एक सस्पिशियस अकाउंट हो जाएगा, इसलिए उनके साथ कोऑर्डिनेशन बनाकर चलना। The banking company should also be brought within the ambit of clause 2 relating to obligation of financial institution and intermediaries। जिस obligation के अंदर क्या आ जाएगा, बेसिकली उनको डिस्क्लोजर देना पड़ेगा और डिस्क्लोजर देने से मना नहीं कर सकते। A definite time limit of 24 hours should be provided for producing a person to be searched or arrested before the magistrate or gazetted officer। यानी 24 घंटे के अंदर अंदर आपको प्रेजेंट करना पड़ेगा जिसको भी आपने गिरफ्तार किया मजिस्ट्रेट के सामने। वो जनरल रूल भी हर जगह रहता है। The words unless otherwise proved to the satisfaction of the authority concerned may be inserted in clause section 22 relating to the presumption of interconnected transactions। यानी अगेन जो अपन ने डिस्कस करा, काफी सारे ट्रांजेक्शन आगे से आगे चलते हैं, सब चीजें उसके अंदर इंक्लूड कर ली जाएगी अनटिल एंड अनलेस आप सेटिस्फाई नहीं कर देते किसको, अथॉरिटीज को, विद सफिशिएंट प्रूफ कि आपका उससे कोई भी लेना देना नहीं था। In the event of vacancy in the office of chairperson of the appellate tribunal by reason of death, resignation from office, the senior most member shall act as chairperson till the date a new chairperson is appointed. If the appellant before the appellate tribunal may be authorized to engage an authorized representative as defined in section 288 of income tax act 1961। यानी आप अपने बिहाफ में रिप्रेजेंटेशन देने, लॉस को अच्छे तरीके से समझाने के लिए एक चार्टर्ड अकाउंटेंट या प्रोफेशनल को भी प्रेजेंट कर सकते हो। तो बेसिकली हो ये रहा है, आप मनी लॉन्ड्रिंग के अंदर पाए गए, आपको अथॉरिटीज ने बुलाया, अथॉरिटीज आपके जवाब से सेटिस्फाइड नहीं है, बट आपको लगता है आपके साथ गलत किया जा रहा है, तो आप अपीलेट ट्रिब्यूनल के पास भी जा सकते हो। एंड आगे से आगे आपके पास सारे के सारे ऑप्शंस खुले रहेंगे। कहीं पे भी आपको लगता है कोई प्रोफेशनल को अपॉइंट किया जाना चाहिए आपके पॉइंट्स को ज़्यादा वैलिडली प्रेजेंट करने के लिए, अकॉर्डिंग टू द रूल्स समझाने के लिए, तो वो अपॉइंटमेंट करना आपको अलाउड है। जैसा इनकम टैक्स एक्ट में अलाउड है वैसे यहाँ पर भी आपको अलाउड है। The punishment for vexatious search or false information may be enhanced from 3 months imprisonment to 2 years or fine of 10,000 to 50,000 और both। अब इसके अंदर हुआ ये, आपने क्या करा, इस पॉइंट का मतलब समझते। काफ़ी टाइम ये हो जाता है, जैसे इनकम टैक्स में भी होता है, जो खबर देता है उसको भी एक पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ परसेंटेज दिया जाता है। अब होने ये लग गया, लोग गलत फंसाने लग गए लोगों को, क्लियर, जिसमें एज सच मनी लॉन्ड्रिंग इन्वॉल्व नहीं है, बट आप जबरदस्ती सर्च करवा रहे हो एंड परेशान कर रहे हो, गलत इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहे हो, तो उनके लिए भी यहाँ पर आपने सजा डाल दी कि एक्चुअल में ऐसी कोई चीज़ है नहीं, बट आप या तो गुमराह करने की कोशिश कर रहे हो अथॉरिटीज़ को, या परेशान करने की कोशिश कर रहे हो अथॉरिटीज़ को भी और उस इंसान को भी। तो उसके लिए यहाँ पर ये पनिशमेंट आपको दे दी, जिसमें आपका पनिशमेंट टर्म बढ़ा दिया कि आप टाइम एंड रिसोर्सेज अगर खोटी कर रहे हो किसी के, फॉर एग्जाम्पल इनकम टैक्स की इन्फॉर्मेशन किसी ने आपको दी, अथॉरिटीज़ गई, बाहर से अथॉरिटीज़ आई, उन्होंने इतने सारे लोगों को इकट्ठा किया, सर्च सीजर करा, कुछ नहीं मिला, टाइम रिसोर्सेज गवर्नमेंट के खराब हुए, क्लियर, इमेज खराब हुई कि इनकम टैक्स अथॉरिटी बिना किसी प्रूफ के, बिना किसी इन्फॉर्मेशन के ऐसी घुस जाती, कहीं पे भी घुस जाती। तो उस वजह से आपने ये प्रोविजंस को यहाँ पर इंप्लीकेट कर दिया। The word good faith may be incorporated in the clause relating to bar of legal proceedings। The central government broadly accepted the above recommendation and made a provisions thereof in the bill। तो ये सारी चीजों को आपने इंक्लूड करके बिल के अंदर शामिल कर दिया। Now next जो आपको चीज बताई गई है, in addition to the above recommendation of standing committee, the central government also proposed to रिलैक्स द कंडीशन प्रिस्क्राइब्ड फॉर ग्रांट ऑफ बेल। जैसा अपन ने स्टार्टिंग में भी एक केस लॉ के अंदर अभी पढ़ा था कि होने लग गया बेल की कंडीशंस बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट हो गई, तो हर किसी को गिरफ्तार करा गया एंड उसके बाद उसको बेल नहीं मिल रही थी, इवन दो अभी तक प्रूफ नहीं हुआ है, एज सच इन्फॉर्मेशन कलेक्टेड, उसके बेसिस पे एक बार के लिए आपने उसको जेल में डाल दिया, अभी केस पूरा डिसाइड होना बाकी है, डिसीजन फाइनल डिसीजन नहीं आया है,
बट स्टिल इतने सीरियस आपने इस चीज को बना दिया कि बेल नहीं मिल रही थी. So that the court may grant a bail to person who is below 16 years of age, a woman or a sick or infirm. क्लियर. इनके लिए प्रोविजंस को आपने थोड़ा रिलैक्स कर दिया. जनरल के लिए भी आपने प्रोविजन को रिलैक्स करा. लेवी फाइन फॉर डिफॉल्ट ऑफ नॉन कंप्लायंस और ऑफ द इशू ऑफ समन्स, यानी अगर आपको नोटिस भेजा गया, समन्स भेजे गए, आप नहीं आ रहे, तो उसके केस में फाइन लगाना चालू कर दिया. मेक प्रोविजन फॉर हैविंग रेसिप्रोकल अरेंजमेंट फॉर असिस्टेंस इन सर्टेन मैटर्स एंड प्रोसीजर for attachment and confiscation of property so as to facilitate transfer of funds involved in money laundering kept outside the country and extradition of accused person from abroad. So reciprocal arrangement basically countries के साथ engagements आपने करनी चालू कर दी कि हम आपकी इस सेंस में मदद करेंगे, आप हमारी इस सेंस में मदद करना. So to and fro पैसे का मूवमेंट आसान हो गया. अगर आपने पैसा पार्क कर दिया किसी और कंट्री में, तो वहां से पैसा लाना, उस इंसान को लाना, ये सारी चीजें आपके लिए कंपैरेटिवली इजी होगी. तो इससे रिलेटेड भी आपने प्रोविजंस बना दिए. नेक्स्ट आ जाता है आपका जुडिशियल व्यू एंड नेचर ऑफ द एक्ट. द बिल सीक्स टू अचीव द अबव ऑब्जेक्टिव्स इन द केस ऑफ विजय मदन लाल चौधरी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया. द सुप्रीम कोर्ट ऑब्जर्व्स दैट the act was enacted to prevent money laundering and to provide for confiscation of property derived from or involved in money laundering. ये वापस definition बताई गई है. And matters connected therewith or incidental thereto. The court further observed that act was enacted in pursuance of international obligation. क्योंकि आपने हर जगह साइन तो कर दिया, मेंबर बन गए, हर कमेटी के मेंबर बन गए, रिकमेंडेशंस में साइन कर दिया, बट आपकी कंट्री में खुद के रूल्स है ही नहीं. Arising from various United Nations resolutions and declarations calling upon member states to adopt national legislation to combat money laundering. The Supreme Court also clarified that even though the preamble of the act refers to prevention of money laundering, it is neither a pure regulatory legislation nor a pure penal legislation. ये दोनों का mixture है. The act is an amalgam of both, containing provision for attachment, confiscation as well as punishment for person involved in money laundering. Thus, the act is a comprehensive legislation intended to address the serious menace of money laundering, having wide-ranging national and international implications. Next, section 2, जैसा अपन को पता है हर एक्ट का section 2 में मोस्टली definitions आपकी कवर की जाती है. यहाँ पर भी सेम है. सबसे पहले अटैचमेंट का मतलब आपको बताएगा. ये डेफिनेशंस अच्छे से याद करना क्योंकि आपको ये वर्ड अलग अलग जगह बताए जाएंगे. मीन्स प्रोहिबिशन ऑफ ट्रांसफर, कन्वर्जन, डिस्पोजिशन और मूवमेंट ऑफ प्रॉपर्टी बाय एन ऑर्डर इशूड अंडर चैप्टर 3. सो बेसिकली अटैचमेंट का मतलब कोर्ट अपनी पावर के अंदर उस प्रॉपर्टी को ला रहा है. अब आप क्या नहीं कर सकते, उसको डिस्पोज नहीं कर सकते, सेल नहीं कर सकते, ट्रांसफर नहीं कर सकते. Proceeds of crimes means any property derived or obtained directly or indirectly by any person as a result of criminal activity relating in a scheduled offense and includes property held outside the country equivalent in value to such property held in India. क्लियर. यानी प्रोसीड्स ऑफ क्राइम बेसिकली कुछ भी ऐसा इलीगल काम करके आपने पैसा कमाया, उससे आपने कुछ चीज एक्वायर करी, तो प्रोसीड्स ऑफ क्राइम माना जाएगा. और उसको कोर्ट के पास पावर है कन्फेसिकेट और सीज करने का. इवन अगर कि जिन कंट्रीज के साथ आपका रिलेशन अच्छा, फॉरेन प्रॉपर्टी भी उन लोगों की सीज कर सकते हो. क्लियर. प्रॉपर्टी मीन्स प्रॉपर्टी ऑफ और एसेट्स ऑफ एवरी डिस्क्रिप्शन, वेदर corporeal or incorporeal, movable or immovable, tangible or intangible, and includes deeds and instrument evidencing title or interest in such property. यानी किसी भी डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल जिससे आपकी ओनरशिप शो हो रही है, वो सारी की सारी चीज़ें आपकी प्रॉपर्टी मानी जाएगी. आपने ऑल्दो अपना एक्ट हट चुका है, बट इसके अंदर वापस बताया जाएगा लास्ट में. फ्यूजिटिव इकोनॉमिक ऑफेंडर्स का जो एक्ट है, फ्यूजिटिव इकोनॉमिक ऑफेंडर्स कौन होते हैं? भगौड़े. यानी बेसिकली आपने यहाँ पर लोन ले लिया, आपसे चुकाया नहीं जा रहा, आप देश छोड़कर भाग गए. अब गवर्नमेंट क्या करने लग जाती है, उनके जितने भी एसेट्स होते हैं, आपने देखा होगा कि बहुत बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट के एसेट्स भी बेच दिए, उसकी गाड़ियाँ भी बेच दी, उसका घर भी बेच दिया, जो मिला गवर्नमेंट ने सब बेचा, अपना जो भी ड्यूज थे उसको वसूल करने के लिए. सो फ्यूजिटिव इकोनॉमिक ऑफेंडर्स भी इसके अंदर इंक्लूड किए जाते हैं. उनकी प्रॉपर्टीज सारी की सारी चीज़ें इंक्लूडिंग उनकी लग्जरी कार या कुछ भी और उनकी ओनरशिप के अंदर आता है, जो बेचकर गवर्नमेंट पैसा अपना निकाल सकती है. क्लियर. अगर वो फ्यूजिटिव इकोनॉमिक की कैटेगरी में आते हैं, मनी लॉन्ड्रिंग आता है, तो उसको आप सीज कर सकते हो. तो वो सब चीज़ें प्रॉपर्टी के अंदर इंक्लूड की जाएगी.
Beneficial owner means individual who ultimately owns or controls a client or the person on whose behalf a transaction is being conducted, and includes a person who exercises ultimate effective control over a judicial person. यानी कोई भी ऐसा इंसान बेनिफिशियल ओनर जिसको बेनिफिट मिल रहा है उस पर्टिकुलर चीज को होल्ड करने से. अपन ने अगेन बेनामी संपत्ति वाला एक्ट भी अपना हट गया, बट इसके अंदर उसका भी रेफरेंस लास्ट में अपन को बताया जाएगा. क्या होता है कि आप पैसा लगा रहे हो तो मनी लॉन्ड्रिंग का पैसा सबसे ज्यादा किस में यूज किया जाता है? बेनामी में. तो बेनिफिशियल ओनर कौन हो गया? ऑल्दो फॉर एग्जांपल आप मेरे स्टाफ हैं, मैंने पैसा देकर किसी चीज की रजिस्ट्रेशन आपके नाम पे कराया, बट अल्टीमेटली उस चीज से जो भी बेनिफिट आ रहे हैं वो किसके पास आ रहे हैं? मेरे पास आ रहे हैं. तो मैं बेनिफिशियल ओनर उस चीज का हो गया. तो बेनिफिशियल ओनर की डेफिनेशन इसके अंदर आपने इंक्लूड करी, क्योंकि मनी लॉन्ड्रिंग में डायरेक्ट ओनर की कोई गलती नहीं होती. अगर मैं आपके नाम पे कोई प्रॉपर्टी खरीद रहा हूं तो आपने कोई गलत काम नहीं किया है, या आपके पास मनी लॉन्ड्रिंग का पैसा डायरेक्टली आपने नहीं कमाया है, बट रूट होकर आपके पास आ रहा है, आपको नहीं पता कि ये मनी लॉन्ड्रिंग का पैसा है. क्लियर? इंटरमीडियरी अंडर सेक्शन 2 क्लॉज 1N includes a stock broker, sub broker, share transfer agent, banker to issue trustee to a trust deed, registrar to an issue merchant banker. मर्चेंट बैंकर कौन होता है? पढ़ा है? मर्चेंट बैंकर बेसिकली एक ऐसे इंस्टीट्यूशन होते हैं या इंडिविजुअल भी हो सकता है जिसका पूरा का पूरा काम रहता है शेयर इशू प्रोसेस को सारा का सारा कंप्लीट करना. दैट इज कंपनी के बिहाफ पे प्रोस्पेक्टस बनाने से लेकर शेयर इशू कंप्लीट होने तक सारा का सारा प्रोसेस कौन कैरी आउट करता है? मर्चेंट बैंकर. मोस्टली बैंक्स होंगे, बट इंडिविजुअल्स को भी अलाउड है, बट वो बहुत सारे टर्म्स कंडीशन फॉलो करते हुए सेबी के, उसके बाद आप मर्चेंट बैंकर बन सकते हो. अंडरराइटर, पोर्टफोलियो मैनेजर, investment advisor and any other intermediary associated with the securities market and registered with SEBI as well as recognized stock exchange and related association. ये सब intermediary की definition के अंदर include किए जाएंगे. रीजन बेसिकली आप क्या कवर करना चाह रहे हो definitions के थ्रू? किसी भी तरीके से अगर पैसा रूट होकर आ रहा है तो हर चीज को आपने डिफाइन कर दिया ताकि कोई भी इंसान बच नहीं पाए अगर वो इन्वॉल्व है मनी लॉन्ड्रिंग के एक्ट के अंदर. इन्वेस्टिगेशन इंक्लूड्स all proceedings conducted by director or any authority authorized by the central government under the act for the purpose of collection of evidence. Next, reporting entity means a banking company, financial institution, intermediary or any person carrying on a designated business or profession. यानी आपका बेसिकली काम क्या हो जाता है? रिपोर्ट करना सारे के सारे ट्रांजेक्शन. शेड्यूल्ड ऑफेंस अलग अलग पार्ट्स में दे रखा है. Specified under part A of schedule and offences under part B of the schedule where the total value involved is 1 crore rupees or more, and the offences of part under part C of the schedule. So basically scheduled offense 1 crore या उससे ज़्यादा. parts वगैरह इतना ज़्यादा आपको याद होगा नहीं. स्पेशल कोर्ट बनाई जा सकती है एक पर्टिकुलर हर जगह अपन देखते हैं ट्रिब्यूनल बनाए गए हैं. ट्रिब्यूनल बनाए क्यों जाते हैं? स्पेशल कोर्ट्स बनाई क्यों जाती है? जल्दी डिस्प्यूट को रिजॉल्व करने के लिए, एंड क्योंकि जजेस हर चीज के एक्सपर्ट नहीं हो सकते. फॉर एग्जांपल अगर आपका एक हाई कोर्ट का जज बैठा है तो वो मल्टीपल वैरायटी ऑफ केसेस हेयर आउट कर रहा है एक दिन के अंदर, तो पूरे फोकस और पूरी डिटेलिंग के साथ हर चीज को समझ नहीं पाता. इसलिए आप स्पेशल ट्रिब्यूनल्स बनाते हो जिसका काम है एक पर्टिकुलर कैटेगरी ऑफ डिस्प्यूट्स को ही सॉल्व करना. स्पेशल कोर्ट सेक्शन 21Z defines a special court to mean a court of session designated as a special court under section 43 of the act. अब कोर्ट की भी हायरार्की अलग अलग होती है. सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, डिस्ट्रिक्ट, सेशंस भी हो जाते हैं और आपके मेट्रोपॉलिटन कोर्ट्स भी हो जाती है. सो उस लेवल पे अगर आप काम कर रहे हैं जिसको स्पेशल कोर्ट बनाया जा सकता है. ट्रांसफर स्पेसिफिकली रिलेटिंग टू प्रॉपर्टी बताया गया, इंक्लूड सेल, परचेज, मॉर्गेज, प्लेज, गिफ्ट, लोन और एनी अदर फॉर्म ऑफ ट्रांसफर ऑफ राइट, टाइटल, पोजेशन और लियन. अच्छा, मॉर्गेज और प्लेज में फर्क क्या होता है या नहीं होता? मॉर्गेज का है, प्लेज का है, दोनों का? हाँ ठीक है. सी जो बेसिक 3 कंसेप्ट होते हैं, ऑल्दो वो यहाँ पर एक और कंसेप्ट मेंशन नहीं है. मॉर्गेज,
प्लेज और हाइपोथिकेशन, तीन चीजें होती है। मॉर्गेज मोस्टली आपका इमूवेबल प्रॉपर्टी का होगा, क्लियर। प्लेज और हाइपोथिकेशन आपका मूवेबल प्रॉपर्टी का होगा। अब प्लेज हाइपोथिकेशन में फर्क क्या आ जाता है? प्लेज जो चीज रखी गई है उसका इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। हाइपोथिकेशन में क्या होता है? फॉर एग्जाम्पल एक ट्रेडर है जिसका काम है सीमेंट बेचना, तो वो क्या करेगा, अपना एवरेज स्टॉक के बेसिस पे बैंक से लोन ले सकता है, क्लियर। अब होने ये लग गया, अगर स्टॉक लोन के फॉर्म में चला गया तो डीलिंग किस चीज की करेगा? तो उसको एवरेज उतना स्टॉक रखना पड़ता है। मतलब फॉर एग्जांपल आज बैंक वाले वेरीफाई करने आए, मेरे इधर 100 कट्टे पड़े, उसके बेसिस पे बैंक वालों ने मुझे स्टॉक के बेसिस पे लोन दे दिया, तो अब मैं 100 बैग बेच नहीं सकता क्या? बेच सकता हूं, बट एवरेज मेरे गोडाउन में कितना स्टॉक रहना चाहिए? 100 बैग का स्टॉक रहना चाहिए, ताकि मैं कभी भी अगर लोन रीपेमेंट में कुछ गड़बड़ करूं तो बैंक एटलीस्ट उसको बेचकर अपना पैसा वसूल सके, क्योंकि उसी के बेसिस पे बैंक ने आपको लोन दिया है। तो हाइपोथिकेशन में गुड्स की डीलिंग अलाउड होती है, बट एवरेज उतने गुड्स आपके पास रहने चाहिए। प्लेज जो चीज रखी गई है, प्लेज अगेन गिरवी होता है, बट वो मूवेबल सामान होता है। जैसे मैंने गोल्ड आपके पास प्लेज के फॉर्म में रख दिया, तो आप उस गोल्ड को बेच नहीं सकते या दूसरा गोल्ड मुझे नहीं दोगे, जो मैंने दिया वही मुझे वापस देना पड़ेगा। बट कब दोगे? जब मैं आपको रीपेमेंट कर दूंगा। मॉर्गेज मोस्टली किसके लिए आ जाता है? इमूवेबल के लिए आ जाता है। तो ये सारी चीजें इसके अंदर इंक्लूड की गई ट्रांसफर के अंदर। नेक्स्ट, वैल्यू defines value to mean the fair market value of any property on the date of acquisition, or where such date cannot be determined, the date on which such property is possessed, यानी जिस दिन आपके पोजेशन में आई। फेयर वैल्यू इधर इसलिए इंक्लूड करी क्योंकि यूजुअली गवर्नमेंट वैल्यू कम होती है, इसलिए आपने क्या इंक्लूड करा? फेयर मार्केट वैल्यू। प्रोसीड्स ऑफ क्राइम, किसी भी किसी भी तरीके से डायरेक्टली इनडायरेक्टली आपने पैसा क्रिमिनल एक्टिविटीज का एक्वायर करा। मीन्स एनी प्रॉपर्टी डिराइव्ड और ऑब्टेन्ड डायरेक्टली और इनडायरेक्टली बाय एनी पर्सन एज अ रिजल्ट ऑफ क्रिमिनल एक्टिविटी रिलेटिंग टू शेड्यूल्ड ऑफेंस इंक्लूडिंग प्रॉपर्टी हेल्ड आउटसाइड इंडिया। ये सारी चीजें अपन ने वापस पढ़ ली। मनी लॉन्ड्रिंग की बेसिक डेफिनेशन सेक्शन 3 के अंदर आपको बताएगी इस एक्ट के, क्योंकि एक्ट स्पेसिफिकली मनी लॉन्ड्रिंग के लिए बना है। मनी लॉन्ड्रिंग मीन्स एनी एक्टिविटी बाय विच, ये अच्छे से याद कर लेना क्योंकि ये आपका चैप्टर इसी के बारे में है। ये इंडियन एक्ट के हिसाब से मनी लॉन्ड्रिंग की डेफिनेशन दी गई है। इससे पहले किसमें, कौन सी कमिटी में आपको मनी लॉन्ड्रिंग की डेफिनेशन बताई गई थी? वियना कन्वेंशन के अंदर बताई गई थी मनी लॉन्ड्रिंग की डेफिनेशन। प्रोवाइड्स मनी लॉन्ड्रिंग मीन्स एनी एक्ट वेयर बाय अ पर्सन डायरेक्टली और इनडायरेक्टली अटेम्प्ट्स टू इंडल्ज और नोइंगली असिस्ट, असिस्ट यानी हेल्प करना जानबूझ के, जो अपन ने इंक्लूड करा नोइंगली वर्ड को अपन ने इंक्लूड करा डेफिनेशन के अंदर, और इज इन्वॉल्व्ड इन द प्रोसीड्स इन द प्रोसेस और एक्टिविटी कनेक्टेड विद द प्रोसीड्स ऑफ क्राइम इंक्लूडिंग इट्स कंसीलमेंट, कंसीलमेंट यानी छुपाना, पोजेशन, एक्विजिशन, यूज और प्रोजेक्टिंग और क्लेमिंग इट एज अनटेंटेड प्रॉपर्टी। अनटेंटेड प्रॉपर्टी यानी आप गलत इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहे हो कि ये साफ सुथरी प्रॉपर्टी। टेंटेड यानी खराब या दाग वाली प्रॉपर्टी, बेसिकली दैट इज जो ब्लैक मनी से एक्वायर की गई है। क्लियर? तो ये बेसिकली आपको सारा डेफिनेशन पार्ट यहाँ पर अपना कंप्लीट होता है। बाकी का जो पोर्शन है रेलेवेंट सेक्शंस प्रोविजन, वो अपन कल से इसका स्टार्ट करेंगे।